कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन में अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली जो है अपने पास जो एक कंबाइंड ग्रुप है, किसमें देखें एक कार्बोनाइल CO भी नजर आएगा और उसमें अपने को एक हाइड्रोक्सी भी दिखाई देगा। तो ये दोनों चीजें अगर अटैच हो आपस में तो ये जो ग्रुप बनता है इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को ही थोड़ा सा समझे, इसमें कुछ रिएक्शन होंगी, कुछ इसमें क्या होंगी, प्रिपरेशन होंगी। सबसे पहले अपन इसकी प्रिपरेशन चेक करते हैं कि अगर कुछ जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखें, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हम इसको किससे बना सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोनाइल कंपाउंड। कुछ अपन क्या ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, कुछ अपन क्या ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक कार्बोनाइल कंपाउंड भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लो एल्डिहाइड ले लिया या फिर अपन कीटोन भी लें तो ड्रास्टिक कंडीशन में ले सकते हैं। तो इसमें बोला ऑक्सीडेशन जो कैरी आउट किया जाएगा वो जनरली K2Cr2O7 या KMnO4 की प्रेजेंस में किया जाता है। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया जाए और कुछ इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाए इन एसिडिक मीडियम, तो अपने पास क्या होगा, पहले अपने पास एल्डिहाइड बनेगा बट वो कंट्रोल नहीं होगा अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए गए KMnO4 या K2Cr2O7। 1 डिग्री फिर किस में चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। और जब इसी में थोड़ा नोटिस करें तो बीच में अपने पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड भी बन रहा है। तो अगर डायरेक्ट भी हमें एल्डिहाइड दिए जाएं तो एल्डिहाइड में भी अगर हमने क्या यूज किया, KMnO4 यूज किया या K2Cr2O7 यूज किया, वो भी किसके अंदर, एसिडिक मीडियम में, तो वो भी क्या कन्वर्ट करेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा। थोड़ा नोट करने वाली बात यह है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन अल्कोहल में है उतने ही किसमें दिखाई देंगे, आपके ऑक्सीडेशन होके एल्डिहाइड में, उतने ही कार्बन किसमें दिखाई देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसमें आपको बस केवल फंक्शनल ग्रुप ही चेंज करना है कि पहले एल्डिहाइड अल्कोहल लेना है और अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देना है, एल्डिहाइड में, और फिर वो किसमें चला जाएगा, एसिड में। क्वेश्चन किससे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन अगर अल्कोहल से स्टार्ट किया तो एसिड पे रोक देना, अगर आपके पास एल्डिहाइड से स्टार्ट किया तो किस पे रोक देना, कार्बोक्सिलिक एसिड पे स्टार्ट रोक देना। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव में आप कुछ कंसीडर कर सकते हो RCOZ, जेड कुछ ग्रुप होगा जैसे कि Cl हो सकता है, तो अगर Cl हो तो एसिड क्लोराइड होगा। OCOR हुआ तो अपने पास क्या हो जाएगा, अनहाइड्राइड हो जाएगा। OR हुआ तो एस्टर हो जाएगा और NH2 हुआ तो अमाइड हो जाएगा। और ये सब क्या है, एसिड डेरिवेटिव। किसी भी एसिड डेरिवेटिव में अगर अपन क्या करते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये हमें थोड़ा याद रखना, अगर कोई भी एसिड डेरिवेटिव हमें दे गया तो हम उस एसिडिक मीडियम में थोड़ा भी अगर उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो किस में जाएगा, अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब वो बोला कि इसमें एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर अलग अलग आपको एसिड डेरिवेटिव दिए जाएं तो किसकी रेट फास्ट होगी, तो जिसमें लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी से आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि किसका अपने पास क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस अच्छा होगा। आपने सुना होगा RCOCl, अनहाइड्राइड, एस्टर और अमाइड में, इन सब में कुछ लिविंग ग्रुप होते हैं जैसे Cl, OCOR, OR और NH2। इनमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, Cl, तो इसका मतलब इसकी रेट सबसे क्या होगी, फास्ट होगी। सबसे पुअर लिविंग ग्रुप कौन होगा, NH2, इसका मतलब इसकी जो अपने पास जो रेट है वो सबसे कम होगी। तो अगर ये चार हमें फंक्शनल ग्रुप दिए जाएं, ये चार एसिड डेरिवेटिव दिए जाएं और इनमें पूछा जाए कि हाइड्रोलिसिस की रेट किस में सबसे ज्यादा होगी, तो वो अपने पास क्या होगा, एसिड क्लोराइड होगा। और सबसे कम किसका होगा, वो अपने पास क्या हो जाएगा, अमाइड हो जाएगा। पहले तो यही याद रखना है कि कोई भी अपने पास एसिड डेरिवेटिव हो उसमें अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड फॉर्मेशन होगा। और रेट किसकी ज्यादा होगी, अकॉर्डिंग टू लिविंग ग्रुप। बेटर इज द लिविंग ग्रुप, बेटर इज द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब जरा और देखते हैं इसमें, अगर थर्ड मेथड देंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस मेथड को देखें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो भी किसके अंदर, CO2। यहां जो CO2 यूज की जाती है वो ड्राई आइस की फॉर्म में यूज की जाती है, ड्राई आइस के फॉर्म में यूज करते हैं। और यहां जो ग्रिग्नार्ड है इसमें R जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये जो R है ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। तो ये C डबल बॉन्ड O जो है पोलर बॉन्ड, ये ब्रेक होगा और ब्रेक होके ऑक्सीजन पे माइनस आएगा और कार्बन पे क्या होगा, प्लस। तो उसके ऊपर ये क्या होगा, अटैच हो जाएगा। जैसे अटैच होगा अपने पास कुछ फॉर्मेशन हो जाएगी। अपन जैसे वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे, जो आयनिक बॉन्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड में, और हमारे पास क्या क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरीके से इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी अपन क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। बस इसमें हमें क्या करना है, CO2 यूज करना पड़ेगा। और जो CO2 यूज की जाती है वो किस फॉर्म में यूज की जाती है, ड्राई आइस की फॉर्म में यूज की जाती है। देखते हैं इसके बाद कुछ इसकी रिएक्शंस। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में बात की जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन की बात की जाए, तो बोला कार्बोक्सिलिक एसिड को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको C डबल बॉन्ड O के साथ एक OH ग्रुप भी दिखाई दिया जाता है। वो OH ग्रुप भी अपनी रिएक्शंस कर सकता है। कैसे करता है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर थोड़ा नोटिस करें तो एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है।
एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कैसे होती है, अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है, तो उसमें C डबल बॉन्ड जो होगा उसका जो कार्बन है वो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। और अगर आपने कोई अल्कोहल लिया है तो वो किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। और न्यूक्लियोफाइल जो अल्कोहल है उसके लोन पर इस पे क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर अटैक करेंगे वो क्या करेगा, अपने पास यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एज ए लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं यहां से क्या बन जाएगा, अपने पास एस्टर ग्रुप फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर आपको कभी भी एस्टर बनाना हो तो बहुत सिंपली आप कुछ नहीं करेंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लें और एक अल्कोहल लें, एसिडिक मीडियम में उसको वार्म करें, अपने आप आपके पास क्या फॉर्मेशन होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। इसमें जो चीज निकलेगी वो क्या निकल जाएगी, वाटर। तो कभी भी जनरली एक हिंट होता है, कभी भी आपको एक एसिड मिले और एक अल्कोहल मिले और उस एसिड की प्रेजेंस में किया जाए तो थोड़ा दिमाग चलाना है कि यहाँ कहीं ना कहीं एस्टरिफिकेशन के चांसेस हैं। अब रिएक्शन विद NH3 दिया जाए तो थोड़ा नोटिस करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड ये तो खुद ही एक एसिड है, ये तो खुद ही अपने पास क्या है, एक एसिड है, खुद ही एक एसिड है, और NH3 क्या है, एक बेस है। तो सिंपली ये एसिड बेस रिएक्शन ही होनी है और तो कुछ होना ही नहीं है। ये एसिड और ये क्या है, बेस है। एसिड बेस रिएक्शन होगी तो यहाँ क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट को जैसे ही क्या करेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट से रिएक्ट कराएंगे, वाटर उसमें से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। वाटर एलिमिनेट होते ही क्या होगा, अमाइड फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे अमाइड फॉर्मेशन होगी उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट किया गया डिहाइड्रेटिंग एजेंट में, तो वो फिर वाटर निकाल लेगा, और वाटर निकाल के यहाँ से क्या बना लेगा, CN ग्रुप बना लेगा। तो अगर आपको कभी लगे कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपको नाइट्राइल ग्रुप बनाना तो बेस्ट है, सबसे पहले आप एसिड बेस रिएक्शन कराइए, सॉल्ट फॉर्मेशन कीजिए। सॉल्ट में क्या कीजिए, जैसे सॉल्ट फॉर्मेशन हो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक P2O5 यूज कीजिए और उसको वार्म कीजिए। आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, CH3CN होगा। ध्यान रखें पहले क्या बनेगा, इसमें अमाइड बनेगा। अगर B जिस इसमें देखें रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अभी अपन ने कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ही जो OH था वो पार्टिसिपेट कर रहा था रिएक्शन में। अगर पूरी कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ रिएक्शन देखें जिसमें COH ग्रुप पूरा कंप्लीटली अफेक्ट हो सके, तो उसमें सबसे पहले जो लिखी गई है वो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन दी गई। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मतलब डी का मतलब तो क्या हो गया, रिमूव करना, और कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कहीं ना कहीं अपने पास कार्बोनाइल ग्रुप जो है उससे CO2 गैस वगैरह क्या किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा। तो थोड़ा नोटिस करोगे तो आपको लगेगा CO2 तो कहीं नजर नहीं आ रही इसमें। हाँ, जैसे ही आपकी CO2 निकलेगी तो CO2 एसिडिक होती है और NaH कैसा होता है, बेसिक, तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। तो जनरली जब भी CO2 निकलती है किसमें, बेसिक मीडियम में, तो वहां कार्बोनेट फॉर्मेशन होता है। एक बार IIT में क्वेश्चन पूछा भी गया एक रिएक्शन पे कि उसमें मैकेनिज्म में CO2 निकलती है, बट पूछा कि इसमें क्या, तो ऑप्शन में कार्बोनेट थे। थोड़ा याद रखेंगे, जब भी CO2 कभी निकलती है और मीडियम कैसा हो, बेसिक, तो वहां कार्बोनेट फॉर्मेशन होता है। तो ये जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखेंगे इसमें क्या करना होता है, कोई भी एसिड सॉल्ट लेना है, उसको किसके साथ रिएक्शन कराना है, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको सोडा लाइम बोलते हैं। इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, मैकेनिज्म से CO2 एलिमिनेट हो जाएगी और यहाँ क्या बन जाएगा, मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो CO2 निकलेगी वो बेसिक मीडियम में, तो किस फॉर्म में लिखेंगे, Na2CO3। नेक्स्ट जो बताया गया वो कोल्ब सिंथेसिस दिया गया है। इसमें भी अपन जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो जब अपने पास मैकेनिज्म आएगा इसमें, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज करेंगे। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। पहले जो एनायन बनेंगे सॉल्ट में, जो एनायन है, एनायन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो जो फ्री रेडिकल्स हैं उनमें से क्या होगा, CO2 गैस तो निकल जाएगी, और साथ ही साथ CO2 जब निकलेगी तो यहाँ क्या होगा, CH3 आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो 2 CH3 फ्री रेडिकल बनेंगे और दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, इथेन बना लेंगे। देखते हैं इसमें थोड़ा और आगे। फिर अपने पास कुछ दिया गया है, एक ये अपने पास रिएक्शन ड्यू टू एल्काइल R ग्रुप, जो कार्बोक्सिलिक एसिड पे R ग्रुप लगा ना, उस पार्ट पे भी कुछ रिएक्शन हो सकते हैं, और उस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो थोड़ा इसके बारे में नोटिस करेंगे। ये करता क्या है, जब भी आपको कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया हो और कार्बोक्सिलिक एसिड पे अल्फा H हो, अल्फा H क्या होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन पे लगा होगा ना, उस कार्बन पे अगर कम से कम एक H आपको दिख जाए तो वो H क्या है, रिप्लेस हो सकता है किसी हेलोजन से। अगर क्या किया जाए, जैसे कि मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, इथेनोइक एसिड, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये जिस कार्बन पे लगा, ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है और इस पे 3 क्या है, H है। तो अगर मैं Cl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊं किसके, फॉस्फोरस के साथ, और Cl2 रखूं और किसके साथ, फॉस्फोरस के साथ, तो अपन क्या करेंगे, ये जो H है ना, एक H, इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, Cl से। और बारी बारी स्टेप बाय स्टेप अगर इसको बारी बारी किया जाए तो इसके जितने भी अल्फा H है उन सबको क्या किया जा सकता है, Cl से रिप्लेस किया जा सकता है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, HVZ शॉर्ट में बोल देते हैं, और पूरी नाम जो है इसका हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन है।
तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का हम इजीली क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, और इसमें जो मेन रिएक्शन है उनको अपन क्या कर सकते हैं, नोट्स में थोड़ा समराइज भी कर सकते हैं। अमाइन आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस बाय एल्काइल ग्रुप। तो बोला अमाइन जो है वो जैसे अमोनिया होता है NH3, तो किसी एक H को किससे रिप्लेस कर दे, कार्बन चेन से, तो वो अमाइन बन जाएंगी। तो अपने पास 3 H हैं, सबको भी रिप्लेस किया जा सकता है, 2 को भी रिप्लेस किया जा सकता है, 1 को भी। तो जैसे जैसे अपन रिप्लेस कर रहे हैं, तो रिप्लेस करने के अकॉर्डिंग बोला है कि अगर मान लो एक H को रिप्लेस किया एक R से, तो उसको प्राइमरी अमाइन बोल देते हैं, और वैसे 1 डिग्री अमाइन भी बोल देते हैं। और उसी में अगर दूसरे H को भी रिप्लेस कर दें किसी एक और कार्बन से, 2 R ग्रुप लगा दें, जिसको R2 लिखा मैंने, RR, तो इसका मतलब क्या है, अपने पास ये 2 डिग्री अमाइन बन गया, जिसको हम सेकेंडरी अमाइन बोल सकते हैं, या शॉर्ट में S अमाइन भी बोल सकते हैं। अगर थर्ड में देखें तो फिर क्या किया, एक और जो H बच गया उसको भी R से क्या किया जा सकता है, रिप्लेस। तो मैंने 3 R ग्रुप लगा दिए, तो अपन बोल सकते हैं वो टर्शियरी अमाइन है, जिसको 3 डिग्री अमाइन बोल दिया जाता है। और जनरल फार्मूलाज अगर देखें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन, या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन जो है, उसमें हम बोल सकते हैं कि CnH2n+1 NH2, और इस H को यहां भी कंबाइन करके दूसरे फार्मूले में बोला जा सकता है CnH2n+3n। सिमिलरली जो 2 डिग्री अमाइन है उसका भी अपन एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं, और जो 3 डिग्री अमाइन है उसका भी एक क्या बना सकते हैं, जनरल फार्मूला। और इनको हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का भी इस्तेमाल करके और बेसिक जीओसी केमिस्ट्री से भी क्या कर सकते हैं, पहले भी हमने ऐसी जो प्रीवियस चैप्टर है उनमें डिस्कस किया हुआ ये चीजें कैसे ड्राइव की जाती हैं। अब जरा थोड़ा इसको और आगे देखें, तो सबसे पहले अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा जाए, तो जो भी चीज देख रहे हो तो उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बनाना, उस चीज को कैसे बनाया जा सकता है। तो बोला अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल, जो एल्काइल हैलाइड हैं उनका अमोनोलिसिस किया जा सकता है, और अमोनोलिसिस करके हम क्या कर सकते हैं, उसमें अमोनिया डेरिवेटिव बना सकते हैं। जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी, और इसमें बोला गया है फ्रॉम अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज हीटेड विद एल्काइल हैलाइड। अमोनिया का क्या लेना है, एक्वस सॉल्यूशन लेना है, और वो एल्काइल हैलाइड के साथ क्या किया जाए, अगर हीट किया जाए तो वहां कुछ अलग अलग टाइप की अपने पास क्या बनेंगी, अमाइंस बनेंगी, और ये रिएक्शन रुकती नहीं है, चलती जाती है। कैसे, देखो ये एक RX लिया, ये एल्काइल हैलाइड ले लिया, ये अमोनिया ले लिया, इसने एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई और HX माइनस हो गया, तो यहाँ क्या बना, RNH2, ये 1 डिग्री अमाइन है। अब आपको ऐसा लगेगा कि जो RX है ना उस पर ये फिर दोबारा क्या एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो फिर दोबारा क्या बनेगा, R2NH, फिर दोबारा ये किस पे अटैक करेगा, एक और RX पे अटैक करेगा, क्या बनेगा, R3N बनेगा, और वो वहां रुकेगा नहीं, क्योंकि उसके पास फिर दोबारा लोन पेयर है, और वो भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और वो अटैक कर सकता है किस पे, RX पे, और क्या बना लेगा, क्वाटरनरी अमाइन बना लेगा R4NX, जो कि सॉल्ट की फॉर्म में, और यहाँ रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। पर इसमें अगर वो बोला है, अगर आपको क्या करना है कि वो बोल रहा है इफ अमोनिया इज टेकन इन एक्सेस 1 डिग्री अमाइन मेन मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे तो यहीं रोकना है, 1 डिग्री ही बनाना है, तो उस केस में आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सेस में क्या लेना पड़ेगा, आपको क्या लेना, अमोनिया यूज करना पड़ेगा। अनलेस ये रिएक्शन क्या होगी, आगे चलती जाएगी। वैसे इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन उसका जवाब दे देते हैं। और रिएक्शन स्टॉप किस पे होती है, क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट पे। अब जरा और देखते हैं इस पे, अगर इसी में देखें तो कुछ की पॉइंट्स देख सकते हैं कि जनरली सेपरेशन करना होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन जो है उनको सेपरेट करने की कई टेक्निक्स होती हैं, और काफी इंपॉर्टेंट भी पड़ता है। तो अगर इसको सेपरेट किया जाए तो एक सबसे अच्छा मेथड फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, क्योंकि तीनों के बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो उसकी एक तीनों ही लिक्विड में जनरली रहती है, तो उनको किससे यूज किया जा सकता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो द मिक्सचर ऑफ अमाइन मे बी सेपरेट बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज देयर बॉइलिंग पॉइंट आर क्वाइट डिफरेंट। तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, तो उनको इंडस्ट्री में ऐसे सेपरेट किया जाता है। और भी तरीके हैं सेपरेट करने के, जैसे कि हिंसबर्ग मेथड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन को क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, बताने के लिए कैसे सेपरेट किया जाता है। तो इसमें बोला गया इन दिस मेथड मिक्सचर ऑफ अमाइन इज सेपरेटेड बाय यूजिंग बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, कुछ लोग इसको हिंसबर्ग रिएजेंट बोल देते हैं, कुछ इसका नाम भी बोल सकते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और इस पर आप थोड़ा देखोगे तो ये जो होता है ये C6H5SO2Cl होता है। अमाइन 1 डिग्री अमाइन जैसे इस पे अटैक करेगा, यहां से क्या होगा, HCl बाहर आ जाएगा। जो प्रोडक्ट बनेगा ना उसके अंदर आपके पास क्या है, NH2 लगा हुआ है, तो आपके पास कहीं ना कहीं क्या है, उसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है, सल्फामाइड्स बनी हुई एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेस उसके साथ क्या कर सकता है, सॉल्ट बना लेगा। और सॉल्ट बना लेगा तो वो चीज क्या होगी, डिजोल्व, क्योंकि सॉल्ट जो है वो एक्वस मीडियम में क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे। तो 1 डिग्री अमाइन जो है इस टेस्ट में जब आप क्या करोगे, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लोगे और उसमें क्या करोगे, QS डालोगे, तो आपको लगेगा कि आपके पास क्या होगा, जो आपको 1 डिग्री अमाइन दी गई थी वो सोल्यूबल हो गई, वो क्या बनेगी, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन चुका है। तो आप बोल सकते हो इसमें 1 डिग्री है। पर 2 डिग्री में ऐसा नहीं होगा। क्यों,
जैसे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लोगे और 2 डिग्री में रिएक्ट करोगे तो HCl बाहर आ जाएगा, पर यहाँ जो अपने पास है ना सल्फामाइड बनेगी और जिसमें अपने पास N जो ग्रुप है वो 2 डिग्री होगा तो उस पर एक H होगा। तो नो डाउट जब KOH उससे रिएक्ट करेगा तो वहां पर अपने पास क्या होगा, पहले ही यहाँ एक H था जो निकल चुका है, तो 2 R ग्रुप बचे हुए हैं, 2 R ग्रुप बचे, तो अपने जो KOH है ना उसको कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है। थोड़ा नोटिस करें, यहाँ 2 डिग्री अमाइन है तो ये 2 डिग्री अमाइन पे ऑलरेडी एक ही H है, तो वो H तो किसके साथ चला जाएगा, HCl के साथ। तो जो सल्फामाइड बनेगा उसके पास कोई भी नाइट्रोजन पे H ही नहीं है, तो कोई एसिडिक H ही नहीं है, एसिडिक H नहीं है तो आपका बेस उस पर कोई रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होगा तो कोवलेंट कंपाउंड है, सॉल्युबल ही नहीं रहेगा, तो टर्बिडिटी नजर आएगी, तो उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल रह जाएगा। और 3 डिग्री जो कंपाउंड है वो तो इससे रिएक्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास HCl निकालने के लिए H ही नहीं है नाइट्रोजन के ऊपर। तो इस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को हिंसबर्ग रिएजेंट से क्या किया जा सकता है, अलग डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, बताया जा सकता है कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री है। देखते हैं नेक्स्ट, जो अपने पास फिर बताया गया है कुछ एक रिएक्शन है जो बहुत ही फेमस रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको अपने को ध्यान भी रखना चाहिए, बाय हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इससे अपन है ना 1 डिग्री अमाइन को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई अगर अपने को 1 डिग्री अमाइन आपको फॉर्मेशन करनी है तो वो अमाइड से बहुत इजीली क्या किया जा सकता है, फॉर्मेशन किया जा सकता है इस रिएक्शन के थ्रू। और इसी रिएक्शन में आप खुद एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो बैलेंसिंग लिखी हुई ना रिएक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यह जो अपने पास है पूछा जा सकता है कि Br2 के कितने मोल के साथ KOH के कितने मोल लगेंगे। तो ये मोल थोड़ा ध्यान रखेंगे कि 1 मोल ऑफ अमाइड अगर लिया गया और उसमें Br2 1 मोल है तो 4 मोल ऑफ क्या लगेंगे, KOH लगेंगे। और इसमें थोड़ा नोटिस करें तो आपको दिख रहा होगा 1 डिग्री अमाइड से डायरेक्टली क्या बन जा रहा है, 1 डिग्री अमाइन बन जा रहा है। और इसका जब मैकेनिज्म देखेंगे ना तो उसमें आपको नजर आएगा कि CO2 निकलना चाहिए, पर लिख क्या रखा है K2CO3, क्योंकि मीडियम बेसिक है तो CO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉल्ट की फॉर्म में, तो K2CO3 बन जाएगा। जरा इसका है ना अगर अपन मैकेनिज्म देखें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसके मैकेनिज्म में देखें तो फर्स्ट स्टेप जो दिया गया स्टेप 1, तो उसमें कुछ ऐसा लिखा गया CH3CONH2, मैंने 1 डिग्री अमाइड ले लिया है और Br2 KOH से रिएक्शन कराई है। तो जैसे Br2 KOH से रिएक्शन कराऊंगा तो ये जो NH2 है ये Br पे अटैक करेगा। जैसे ही ये KOH पहले तो क्या करेगा, ये H ले लेगा, H लेते ही न्यूक्लियोफाइल अच्छा बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अच्छा बनते ही ये Br पे क्या कर देगा, अटैक। फिर समझना है जो KOH है ये बेस है, ये क्या है अपने पास बेस, ये यहां से क्या ले लेगा, एक एसिडिक H ले लेगा, यहां से क्या रिमूव कर लेगा, एक एसिडिक H। जैसे एसिडिक H करेगा ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, इस पे NH हो जाएगा माइनस, और ये आपके Br2 पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जैसे अटैक करेगा N ब्रोमो इथेनामाइड आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा। N ब्रोमो इथेनामाइड जैसे फॉर्मेशन होगा, सेकंड स्टेप में अगेन ये किसका काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। अगेन ये किसका काम करेगा, बेस का। ये यहां से एक H ले लेगा। अब जैसे ही H लेगा, Br इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो Br वहां से निकल जाएगा। जैसे ही Br निकलेगा एक नाइट्रीन फॉर्मेशन हो जाएगी और ये इंटरमीडिएट बनेगा। नाइट्रीन में नाइट्रोजन का ऑक्टेट अगर देखा जाए तो वो क्या है, इनकम्प्लीट है। अब वो नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो यहां से रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होके इस तरीके से रीअरेंज होगा कि सभी स्पीसीज में अपने पास क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब जरा इसमें देखें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका नाइट्रीन में रीअरेंजमेंट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट होके आपके पास क्या बनेगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट। ये हम ध्यान रखेंगे इस रिएक्शन में कि इंटरमीडिएट क्या बना, मिथाइल आइसोसाइनेट। एक बीच में एक ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जिसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, CH3N C+O। अगर इसके अंदर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस या बेस ही डाल रखा तो वो हाइड्रोलिसिस भी कंसीडर करेंगे, किया जाए तो अपने पास क्या बनेगा, एक अपने पास अमाइन बनेगी। दूसरा मैकेनिज्म करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे CO2 एलिमिनेट हो रही है, बट आपने वो CO2 एलिमिनेट हो रही, पर वो किस में, बेसिक मीडियम में। तो हम बोलेंगे बेसिक मीडियम में CO2 क्या निकलती है, K2CO3। तो इस रिएक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, एक तो इसकी अपनी बैलेंसिंग याद रखेंगे। दूसरा सबसे अच्छी बात है कि ये भी ध्यान रखेंगे इसके अंदर ऑलवेज 1 डिग्री अमाइड यूज किया जाता है, और 1 डिग्री अमाइड से क्या बनता है, 1 डिग्री अमाइन। और इसमें जो CO2 है वो सॉल्ट की फॉर्म में एलिमिनेट होती है। फिर अगर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो जो अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, जो अमाइंस हैं, उनमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह की वजह से उनमें बॉइलिंग पॉइंट में और उनके वॉलेटिलिटी में क्या हो जाता है, अफेक्ट आ जाता है। तो इसमें कुछ बताया गया, CH3NH2 इज गैस एंड C2H5NH2 इज वॉलेटाइल लिक्विड। ये क्यों है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हायर अमाइन हैव
फीसी स्मेल, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी है। एच बॉन्डिंग, जो एच बॉन्डिंग है वो क्या करेगा, वीकर एज कंपेयर टू HOH। तो बोला एच बॉन्डिंग जो अपने पास बनेगी ना, जो वाटर की एच बॉन्डिंग होती है उससे क्या बनेगी, थोड़ी सी वीक बनेगी। इसके अंदर जो हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, आप समझ सकते हो, ऑक्सीजन जो बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। बट फिर भी इसमें बोला गया 1 डिग्री अमाइन में तो आप देखोगे तो दो दो H हैं, कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉम्बिनेशन ऐसे होगा। 2 डिग्री अमाइन में एक ही H है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होगा। तो इसने बोला गया कि 3 डिग्री अमाइन जो है ना उसमें H ही नहीं है, नाइट्रोजन के ऊपर H ही नहीं है, तो बोला वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें स्ट्रॉन्ग बनेगी, वीक बनेगी, और एक में बन ही नहीं पाएगी, तो इस वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या आ जाता है, अफेक्ट आ जाता है। और इसी में दो फोर्सेज यूज हो जाती हैं। जब बॉइलिंग पॉइंट यूज करते हैं तो आपको ऐसा नजर आएगा कि कहीं ना कहीं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में एक इंडक्टिव अफेक्ट भी लग रहा है। इंडक्टिव अफेक्ट एक इलेक्ट्रॉनिक अफेक्ट है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व हो रही है 1 डिग्री 2 डिग्री में, और 3 डिग्री में है नहीं, तो आपको लगेगा एक मॉलिक्यूलर फोर्स है। तो ये इस तरीके से मॉलिक्यूलर फोर्स अलग चीज होती है और जो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो अलग चीज होती है। तो दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, बट थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि जो अपने पास मैग्नीट्यूड है किसका कब डोमिनेट करेगा। तो अगर अपन थोड़ा देखें ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो बोला 1 डिग्री का ज्यादा होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री का ज्यादा होगा किससे, 3 डिग्री से। बट ये किस केस में आपको कंसिडर करना है, जब आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रही हो, डोमिनेट कर रही हो। और सिमिलरली वॉलेटिलिटी जो बताई गई है वो किसकी ज्यादा है, 3 डिग्री की ज्यादा है, किससे, 1 डिग्री से। अब इसको अगर थोड़ा सोचें कि ऐसा क्यों बताया गया है, तो हम इसको प्योरली बोल सकते हैं कि जो 3 डिग्री है ना उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है, तो उसको इवोपरेशन, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो इजीली इवोपरेट हो जाएगा। इजीली इवोपरेट हो गया तो वो वॉलेटाइल क्या रहेगा, ज्यादा। ये ध्यान रखें, मैंने जनरल चीजें लिखी हैं, एग्जैक्टली नहीं सोचना है कि क्या 1 डिग्री हमेशा 2 डिग्री से, नहीं, कभी कभी इंडक्टिव जब डोमिनेट करेगा तो 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। बट अगर केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं कंसीडर करूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा डोमिनेट करेगी किसमें, 1 डिग्री में, देन 2 डिग्री में, देन 3 डिग्री में। बट इनमें अकॉर्डिंग टू एल्काइल ग्रुप क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है। देखते हैं नेक्स्ट। फिर बोला सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। और हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, नॉन पोलर इंटरेक्शन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कुछ बताया जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो 3 डिग्री में क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने पास क्या हो, एल्काइल चेन होंगे, तो उसका नॉन पोलर पार्ट ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरीके से अपन सॉल्युबिलिटी को भी क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें बोला कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि अगर इसी पे जो अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इन्वॉल्व करते हुए थोड़ा और सोचें तो बोला वो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ना वो कितना इजीली दे सकता है, वो उसका बेसिक कैरेक्टर डिफाइन करता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो बोल रहा है कहीं ना कहीं आपको तो बेसिक कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, तो वो ऐसा लगेगा कि 2 डिग्री का ज्यादा है किससे, 1 डिग्री से, और 1 डिग्री का 3 डिग्री से, और ये NH3। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट तो डिपेंड कर ही रही है यहाँ पे, दूसरी चीज ये इंडक्टिव के अलावा रेजोनेंस पे भी डिपेंड करता है, पर हम जो ग्रुप ले रहे हैं उसमें केवल रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, तो क्या कंसीडर कर रहे हैं, इंडक्टिव। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे तो डिपेंड कर ही रही है, साथ ही साथ जो चीज डिपेंड कर रही है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है कि 2 डिग्री का ज्यादा है किससे, 1 डिग्री से, और 3 डिग्री का क्या हो जाएगा, कम। तो हम इसको थोड़ा याद कर सकते हैं, 213, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, और अगर इथाइल ग्रुप लगा हो तो 231, कुछ ऐसे याद कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ा ध्यान रह जाए कि इनमें अपने पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। बट जनरली जब भी क्वेश्चन पूछता है तो 2 डिग्री को थोड़ा फोकस करेंगे। 2 डिग्री का जो बेसिक स्ट्रेंथ है एक्वस मीडियम में क्या होती है, ज्यादा होती है, कारण ड्यू टू H बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक अफेक्ट्स। अब थोड़ा और आगे देखें तो इसमें बोला गया है, हम कुछ टेस्ट देख लेते हैं। इसमें दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और इसमें अगर पहला देखें 1 डिग्री अमाइन के लिए टेस्ट देखें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट। और इसमें काफी स्मेल जो आती है अपने पास वो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा आपको फॉल स्मेल आ रही है, और उस स्मेल से ही आप इस टेस्ट को बता सकते हैं कि ये आपके पास 1 डिग्री अमाइन यहाँ प्रेजेंट है या नहीं। इसमें क्या करते हैं, एक 1 डिग्री अमाइन ले लेते हैं और दूसरा इसके अंदर क्या रखते हैं, क्लोरोफॉर्म, और उसको किसमें, बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, और यहाँ पे क्या बनता है, RNC बनता है, और जो क्या प्रोड्यूस करता है आपके पास, फॉल स्मेल प्रोड्यूस करता है, काफी बुरी स्मेल होती है, काफी दूर तक आपको फील हो जाएगी ये।
अब इसी में आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, इस रिएक्शन को करते टाइम इसके भी आप मोल्स को याद रखेंगे। क्लोरोफॉर्म का 1 मोल यूज होता है 1 मोल ऑफ अमाइन के साथ, और इसके कितने मोल यूज होते हैं 3। और ये टेस्ट केवल 1 डिग्री अमाइन ही देता है, और इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये 1 डिग्री अमाइन जो है ना, ये एलिफेटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक भी हो सकती है। तो कभी भी आपको 1 डिग्री अमाइन टेस्ट करनी होती है, वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, उसमें हमेशा क्या कर लो आप, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कर सकते हो। एक और अपन इस पे टेस्ट देख सकते हैं, दैट इज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट भी किसके लिए किया जाता है, 1 डिग्री अमाइन के लिए किया जाता है। इसमें आप क्या यूज करोगे, एक 1 डिग्री अमाइन यूज कर लोगे, और इसी में आप क्या यूज कर सकते हो, CS2 यूज कर सकते हो। जैसे CS2 पे, जैसे CO2 पे अटैक कराते हो वैसे CS2 पे अटैक कराएंगे, और यहाँ पे अपन एक प्रोडक्ट बना लेंगे। जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा क्या करेंगे, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और सल्फर पे क्या आ जाएगा, माइनस, और इसका H किस पे आ जाएगा, सल्फर पे। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको जैसे रिएक्शन कराएंगे किससे, HgCl2 से, तो अपने पास क्या होगा, अपने पास RNC डबल बॉन्ड S बनेगा, और ये अपने पास क्या बोलेंगे, एल्काइल आइसोसाइनेट। ये वाली चीज केवल कौन बनाती है, अपने पास 1 डिग्री अमाइन बनाती है, और इसकी जो स्मेल होगी वो मस्टर्ड ऑयल जैसी होगी, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। 2 डिग्री अमाइन में केवल क्या करेगा, ये इस पे अटैक तो कर पाएगा CS2 पे, लाइक CO2, बट उसके बाद HgCl2 इससे रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो यहां मस्टर्ड ऑयल स्मेल नहीं आएगी। और 3 डिग्री तो इसके ऊपर रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो मस्टर्ड ऑयल स्मेल केवल किस में आएगी, 1 डिग्री अमाइन ही कर पाएगा, किसके साथ रिएक्शन करके, CS2 के साथ। तो इस तरीके से अपन 1 डिग्री अमाइन के टेस्ट भी कर सकते हैं, और इन सारी चीजों को अपन क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं।